तो आप देख रहे हैं कि जैसे चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनाव अपने रंग में रंगना शुरू हो गया है और लोगों का हुजूम उमड़ रहा है अपने क्षेत्र में और उनके ऑफिसेस में। और आज मैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है दीपचंद खैरिया के ऑफिस में मैं खड़ा हूं। रात का समय है और आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे लोग खड़े हैं। जो लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास बहुत जिम्मेवारी होती है, और चुनाव की भी और कार्यकर्ताओं को भी और वोटों को भी। ये सबसे बड़ा पहलू है। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सपात खां मैनेजर हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या है चुनाव को लेकर, किस तरह से तैयारी है और क्या रहेगा। क्योंकि किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, किशनगढ़ विधानसभा में बहुत लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की, लेकिन मैं आपको बता दूं काम बोलता है। आप काम करेंगे तो जनता भी सुनती है, सरकार भी सुनती है और लोग भी सुनते हैं। और जो दीपचंद खैरिया ने जो काम किए हैं, लोग कह रहे हैं कि काबिल तारीफ़ है, विकास पुरुष मान रहे हैं लोग। क्योंकि जो या तो बाबू संपतराम ने करा था काम और अब दीपचंद खैरिया ने किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि खैरतल जो ज़िला बनाया गया है उसका नामो निशान नहीं था। आरोपी तो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ये तो हमारे टाइम का ज़िले की घोषणा हुई है, और ये सब लगाते रहते हैं, अपना क्रेडिट लेते हैं कि हाँ भाई हमारे टाइम में हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है वो सब जानते हैं। हमारे साथ है सपात मैनेजर जी। क्या लगता है आज का जो जिस तरह से हम देख रहे हैं और जो माहौल है, और नामांकन भरा कांग्रेस के प्रत्याशी दीपचंद खैरिया ने, इतना हुजूम उमड़ा और कितने लोग आए। जैसे हमने लोगों ने आम जनता से बात की कि मीडिया की आदत है कुरेद के बात करने की, लोगों से बात करी भाई आप तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तो लोग कह रहे कि हम अपने आप आए हैं, किसी ने बुलाया नहीं है हमको, ना दीपचंद खैरिया ने बुलाया ना किसी ने, तो हम अपने आप इसलिए आए कि खुशी है कि ऐसा आदमी जो कांग्रेस ने टिकट दिए, जो किशनगढ़ विधानसभा के लिए और खैरतल जिला बनाया, इतने कॉलेजेस लेके आए, इतना विकास किया, इसलिए खुशी से आए हम लोग। तो आप क्या मानते हैं? वो सारी बातें तो कल मैं भी कह चुका और हमारे क्या पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और सारी चीज़ें बता ही रहे हैं। अब तो सीधी सी बात है कि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिसात बिछ गई है, और बड़ी साफ सी बात है अब की बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का पूरी तरह से सीधा मुकाबला पूरे राजस्थान में है, चंद एक सीटों को छोड़ करके। और बीजेपी देश से जा रही है, विदा हो रही है अपनी करतूतों की वजह से। कांग्रेस देश में ही आ रही है। यहाँ तो राजस्थान में तो रिवाज बदल रहा है, पर पूरे देश में राज बदल रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। और ख़ास तौर से यहाँ की जो बात है, यहाँ तो ज़िला बनवाने वाले के बीच में और ज़िले का विरोध करवाने वाले के बीच में मुकाबला है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, इस बात ज़िले के विरोध करने वाले को तो वोट मिलने ही कहाँ से हैं। बड़ी साफ सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा खैरतल कस्बे से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता रहता है। अब की बार आपके सामने खैरतल से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, जो बड़े बड़े दोनों तीनों जो वहाँ पर ग्रुप है, सब ग्रुप के सब लोग थे, और वो पूरी तरह से कह रहे थे कि वहाँ से झाड़ू मार लेंगे, वहाँ से झाड़ू मार लेंगे तो बाकी जगह से तो 90%, मेवात से तो 90% वोट दीपचंद जी को मिल रहा है। भाजपा को हराने के लिए, दीपचंद से के कार्यों पर मोहर लगाने के लिए वो मिल ही रहा है। और खैरतल और किशनगढ़ के लोगों से, हम तो कल भी किशनगढ़ में थे, उनसे कह रहे थे कि भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा दोनों शहरों को हो रहा है। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि सब लोग खुल करके इस बात का समर्थन करेंगे। अब की बार चुनाव बहुत ही अलग तरह का होना जा रहा है, पर चुनाव हैं। अब कल से ही शुरू होकर के 25 तारीख को शाम को 7 बजे तक, मैं अभी भी कार्यकर्ताओं से ये कह रहा था, ईवीएम सील कराने तक चुनाव जीता हुआ नहीं है। उसके बाद में 3 तारीख को जीतेंगे, पर 25 तारीख तक जो कर्म करेंगे उससे जीतेंगे। इसलिए हम चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। उनको हाईएस्ट 2013 में 71,000 वोट मिला था, और पिछली बार उनका 60,000 वोट मिला था। अब की बार 60,000 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि खैरतल और किशनगढ़ दोनों नगर पालिकाओं से बीजेपी के कैंडिडेट को
इस जिले का विरोध करने का भारी खामियाजा और नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो हमारी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप चुनाव के दम भर रहे हैं, लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की, नाराज़गी भी जताई लोगों ने, अपने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग भी की, और एक प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके आ गया है, जो टिकटधारी है, तो उसको किस तरह से आपको नुकसान होगा उस टिकट से, बसपा से, जो सिमरत कौर लेके आई है? जो भी हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको भी अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनका भी अपना वोट है, सब कुछ है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी से 2013 में चुनाव लड़ा था और कम से कम मैं 2003 से ही बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पर मेरा ये मानना था कि अब की बार जो ये 2-3 ऐतिहासिक काम हुए हैं, खास तौर से इनकी वजह से हमको पार्टी पॉलिटिक्स से, जाति पाति से ऊपर हट करके इन 2-3 कामों पर मोहर लगानी है। जिले वाले पर, ERCP वाले पर, किसान आंदोलन में दीपचंद जी की भागीदारी पर, और पूरे जिले में के विधायकों में सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखने पर, जिसके लिए जयपुर से लेकर के दिल्ली तक सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आदमी ने राज्यसभा के चुनाव में भी 2 पैसे नहीं लिए, यहाँ भी कुछ नहीं किया, पूरी तरह से ईमानदार आदमी है, पार्टी का फंड भी पिछली बार वापस कर दिए थे। इस तरह का आदमी हो तो उसमें पार्टी बाजी से अलग उठ करके, जाति बिरादरी से अलग उठ करके हमको देना है, और यही सबसे बड़ा मान सम्मान होता है। ऐसा आदमी का मान सम्मान होना चाहिए। आप वो कह रहे हैं कि ARCP के बारे में बात लंबे समय से, ये राजस्थान में सरकार थी आपकी, उस पर अभी तक कुछ काम नहीं, लगातार आप मुद्दे उठाते रहते हैं ARCP का, लेकिन होगा क्या इससे, क्या? ERCP बीजेपी ने 2017 में योजना बनाई, 2018 के चुनाव में मोदी जी ने 2 जगह आकर के उसको राष्ट्रीय योजना परियोजना बनाने का घोषणा की, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में वो अपने मुद्दे से मुकर गए। पर गहलोत जी ने उस मुद्दे को ये लिया कि ठीक है, तुम राष्ट्रीय परियोजना नहीं करोगे, मैं बजट करूंगा। अब की बार उन्होंने 14,200 करोड़ इसका बजट दिया। जब से मान लो विधायक जी कांग्रेस में गए थे, हमारा उनके पास कोई बहुत ज़्यादा आमद रफ्त नहीं थी, पर ये सार्वजनिक हित के मुद्दों के लिए हम उनसे बात करते थे। मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने ERCP जैसे मुद्दे को समझा और समझ करके अपने क्षेत्र में 2 बांधों के लिए DPR और बजट मंजूर करवाया। हमारे ये 2 बांध, ओदरा और बड़ूक इस्माइलपुर, ये बन जाते हैं और भर जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारा पूरा विधानसभा का क्षेत्र में जमीन में पानी हो जाएगा, जो रिचार्ज, वाटर रिचार्ज इतना हो जाएगा कि नहरें तो जब कभी बनेंगी वो बनेंगी, नहरें भी बनेंगी इन बांधों से आने वाले वक्त में, परियोजना बनने के बाद में। क्योंकि 2024 में बीजेपी विदा हो रही है, कांग्रेस आ रही है, तो ये परियोजना का दर्जा मिलेगा, नहरें बनेंगी, बहुत बड़ा काम होगा। ये जिले का काम तो अपने आप में बड़ा है, ये काम भी उतना ही बड़ा होगा, इसलिए बहुत बड़े काम हुए हैं, हमें इनको नहीं। बांध की बात कर रहे हैं, प्रकृति से आप बात करें, बारिश नहीं पड़ी तो बांधों में पानी आएगा कहाँ से? बांधों में पानी आना है चंबल से, पांचना से। वो पानी ईसरदा बांध बंद करके तैयार हो गया है, क्योंकि मैं तो साल भर से इस पर काम कर रहा हूँ। ईसरदा बांध कंप्लीट है, हमारा तो सोर्स अलवर का ईसरदा बांध रहेगा, ईसरदा से पाइपलाइन के जरिए दोनों बांध में पानी आएगा, और इसका पूरा बजट मंजूर है। ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा, पीने का पानी तो बहुत जल्दी मिलेगा। 30 से 40 फुट उन बांधों में राउंड द ईयर पानी मेंटेन होगा, वाटर लेवल 30-40 फुट की डेप्थ का। मुझे खास तौर से हमारे गांव वाले बांध का पता है, वहाँ पर 250 बीघा जमीन अक्वायर्ड है, उसके सारे पेरीफेरी में 30 से 40 फीट जब पानी रहेगा, इधर तो न्याणा तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, इधर बघेरी तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और पीने का पानी तो सप्लाई होगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, इनको समझने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, वो कांग्रेस के साथ लगती है, लेकिन ग्राफ हम देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी बसपा के साथ भी काफ़ी लगती है। तो इस बार क्या बटेगी या एक साथ खड़ी होगी? इस बार मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बटेगा। उसका कारण क्या है? कर्नाटका में देवगौड़ा को खूब वोट देते थे मुस्लिम, कर्नाटका में 88% वोट पड़ा, एक तरफा पड़ा, कांग्रेस के पक्ष में पड़ा। वो ही स्थितियां छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोहराई होने वाली हैं। इवन तेलंगाना में भी टीआरएस पूरी तरह से मुस्लिम वोट के आधार पर राज कर रही थी पिछले, जब से तेलंगाना बना है तब से। और आप देख रहे हो तेलंगाना में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां राहुल गांधी की हो रही हैं, और राहुल गांधी में
पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी मैं राहुल गांधी ने जिस तरह से जो देश को बदलने का बीड़ा उठाया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, एक तरफा वोटिंग होगी, यहाँ 90 से ज़्यादा होगी, वहाँ 88 हुई थी तो यहाँ 90 से ज़्यादा होगी। लगातार हम बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 का चुनाव है जो 23-25 तारीख को वोटिंग होनी है, और लोग और कार्यकर्ता और कैंडिडेट दावे कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, और ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या रहेगा। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।